जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, सर आई विल पेंशन आउट एट इन 53 एज, कैन आई अप्लाई फॉर बैंक जॉब। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि जिनकी एज 50 से पार हो चुकी है तो उनके लिए कौन कौन से जॉब हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो जॉब हैं गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो वो 50 साल तक ही अवेलेबल हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। तो 50 साल की एज के बाद जो एक्स सर्विसमैन है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक ऐसी जगह के ऊपर जॉब आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं, जहाँ पर कि एज में और रिलैक्सेशन मिलता है, 50 से ऊपर का मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी निकली थी, तो जहां पर जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज थी वो 50 साल की थी, लेकिन उसमें अगर आपके पास कोई मिलिट्री क्रॉस है, वीर चक्र है या कोई भी गैलेंट्री अवार्ड है तो आपकी जो अपर एज लिमिट है उसको 3 साल और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि एक्स सर्विसमैन 50 के बाद 3 साल और, यानी कि 53 साल तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जॉब आप मान के चलिए कि जो एज है एक्स सर्विसमैन के लिए वो 50 साल ही है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान कीजिए कि अगर आपको नौकरी छोड़ने के बाद, सेना की नौकरी से आने के बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है तो आप वेल इन एडवांस सेना से आइए ताकि आप उस गवर्नमेंट जॉब में 60 साल तक फिर रह सकें। अगर आप 49-50 की एज में आते हैं तो आपका टाइम वैसे ही निकल जाता है। तो इस हिसाब से आपको जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो आपको फिर दूसरी जो ऑप्शंस हैं वो देखने पड़ेंगे। बहुत कम ऐसी जॉब्स हैं जिनमें कि 50 के ऊपर आपको ये रिलैक्सेशन दिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक और कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के बीच में है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेना से नौकरी आने के बाद 3 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन होता है उनके अंदर यही लैंग्वेज रहती है कि 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो उसको वो इस हिसाब से समझ लेते हैं कि आपकी जो मिलिट्री सर्विस है उसके छोड़ने के बाद आप 3 साल तक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इसका जो मतलब है वो एक्चुअल मीनिंग यही है कि आपको अपनी प्रेजेंट एज में से अपनी जो मिलिट्री की सर्विस है उसको माइनस करना है, प्लस आपको 3 साल और एडिशनल दिए जाते हैं हर जॉब के अंदर। तो वो ये 3 साल हैं, इसको गलत इंटरप्रेट ना करें। तो ये जब आपकी, सपोज़ कीजिए कि आज आपकी जो प्रेजेंट एज है वो 45 ईयर्स है और उसके बाद आपने जो 15 साल सेना में नौकरी की है उसको आपको माइनस करना है और उसके बाद आपको 3 साल और माइनस करना। उसके बाद आपको देखना है कि किसी भी जॉब की जो एज लिमिट है वो क्या है और आप उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर मैं अभी रेलवे में ट्रेनिंग में हूँ, क्या मैं अभी रेलवे की ट्रेनिंग से विड्रॉ करके दोबारा एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकता हूँ? अभी तक रेलवे ने पेमेंट भी नहीं दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एग्जैक्ट रूल बताता हूँ कि इसका रूल क्या है। तो एज़ पर रूल, तो जैसे ही आप कोई एक्स सर्विसमैन कोटा को अवेल करके कोई भी एक जॉब में जाते हैं, उस जॉब में जाने के बाद जितने भी जो नेक्स्ट कोई भी जॉब है या कोई भी वैकेंसी है, किसी के फॉर्म निकलते हैं तो आप उन सब के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, अगर आपने वो जॉब ज्वाइन करने से पहले कितने भी फॉर्म भर रखे हैं या कितने भी जगह अप्लाई कर रखा है, तो आप जैसे उस जगह के ऊपर जाएंगे, कोई जॉब ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और उसमें लिखना होगा कि मैंने ये इतने जॉब एक्स सर्विसमैन कोटा से अप्लाई कर रखे हैं या इनके फॉर्म भर रखे हैं, और अगर इनमें से मैं किसी में सेलेक्ट होता हूं तो मैं ये जॉब छोड़कर एक्स सर्विसमैन कोटा का फ़ायदा लेकर दूसरे जॉब में जा सकता हूं। तो उस कंडीशन में आपका जो एक्स सर्विसमैन कोटा है वो रहेगा। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है कि सर एज लिमिट 50 ईयर्स का है, जो वो कब तक काउंट किया जाएगा? मतलब मेंस के बाद रिजल्ट और ज्वाइनिंग होने तक 50 ईयर्स से कम होना चाहिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के लास्ट दिन तक 50 से कम होना चाहिए? तो ये भी एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों के दिमाग में कि जो आपकी एज दी है वो किस दिन काउंट होगी, यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे तब काउंट होगी, या जब नोटिफिकेशन निकला है तब काउंट होगी, या फिर नोटिफिकेशन की एंड डेट है तब काउंट होगी। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी जॉब नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा रहेगा कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। ज़्यादातर केसों में, ये माने कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही होता है कि जब आपका नोटिफिकेशन की डेट ख़त्म होती है, यानी कि जब आपकी अप्लाई करने की डेट ख़त्म होती है, उसी डेट से आपका जो है सारी एज, आपकी सारी क्वालिफिकेशन, सब कुछ काउंट किया जाता है। ये 2 एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें लिख रखा है ऊपर वाले में कि ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अबव पोस्ट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जब एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है तब तक आपका जो है सारा जो क्राइटेरिया वो माना जाएगा। ये दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट है ये
पिछले साल जो एसबीआई की वैकेंसी निकली थी क्लर्क की, उसका है। तो इसमें जो दे रखी है, इसमें क्लियरली लिख रखा है कि एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2022, यानी कि आपको क्लियरली हर नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद है कि सर एक्स-सर्विसमैन बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि बैंक पीओ के अंदर कोटा है क्या, या बैंक पीओ में अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों देखिए, बैंक पीओ के अंदर आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपकी जो भी एज है जो उन्होंने मांगी है, तो उसमें से आपको एक्स-सर्विसमैन होने के नाते एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए अलग से कोटा नहीं है, जैसे कि हमारा कोटा होता है जो क्लर्क के अंदर जो कोटा होता है, वैसा कोई अलग से पीओ के अंदर कोटा नहीं है। तो क्लर्क से जो लोग बनते हैं ऑफिसर, उनको टीओ एक चैनल है, टीओ चैनल भी है, तो उसके थ्रू बनते हैं। पीओ टीओ दोनों को बैंक एक सेम ट्रीट करता है, पे एंड अलाउंसेस वगैरह सब लगभग बराबर ही होते हैं। तो अगर आप बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं एज ए एक्स-सर्विसमैन, तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम सेना से निकल के आते हैं तो हमको लगता है कि अधिकारी बनना बहुत बड़ी बात है, जबकि बैंकों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंकों में बैंक खुद चाहता है कि आप प्रमोशन लें, लेकिन एक्स-सर्विसमैन ज़्यादातर और सिविल कैंडिडेट भी प्रमोशन ज़्यादातर नहीं लेते हैं, क्योंकि पे एंड अलाउंसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि इसके ऊपर अभी बातें चल रही हैं कि भाई थोड़ा गैप होना चाहिए ऑफिसर और जो क्लरिकल है उसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। और क्योंकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो ऑफिसर बनने के बाद हमारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर से उधर होगा, या फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हमारा टाइमिंग गड़बड़ होगा, हम अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये सब कारण है कि इनकी वजह से न सिर्फ एक्स-सर्विसमैन बल्कि जो सिविल से भी जो बच्चे आते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि प्रमोशन लेना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि प्रमोशन बैंक में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहो कि मुझे प्रमोशन लेना है, तो बैंक बिल्कुल तैयार बैठा आपको प्रमोशन देने के लिए। एक बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है जिसको आप आराम से निकाल सकते हो। दोस्तों इसके बाद जैसे गार्ड्स के बारे में काफ़ी सवाल पूछते हैं कि एसबीआई गार्ड सारा फिजिकल हो चुका है, मेरी एज ये हो चुकी है, इसका कब तक आएगा, बहुत सारे स्टेटों से पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गार्ड से संबंधित जितने भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, मैं सारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूं। लेकिन जो मेन चक्कर इसमें यह है कि एसबीआई के अंदर जितने भी बाकी के कैडर हैं, चाहे वो ऑफिसर कैडर हो, चाहे वो क्लरिकल कैडर हो, या बाकी जितने भी रिक्रूटमेंट हैं, उनका एक टाइम है। वो टाइम निश्चित है कि भाई इस टाइम के ऊपर जैसे आपका एसबीआई जूनियर एसोसिएट का निकल जाएगा, पीओ का निकल जाएगा, जो इंटर डिपार्टमेंट प्रमोशन है वो सब निकल जाएंगे। तो इन सब के लिए एक टाइम है। एसबीआई गार्ड ही एक ऐसा जो कैडर है जो कि अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, और उसका डिस्टर्ब होने का कारण मेन ये है कि एक तो बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं, वो उनकी जो जैसे जो चेस्ट ब्रांचेज होती हैं जिसमें कि पैसा का लेन देन होता है, तो उनको सेंट्रलाइज किया जा रहा है। और दूसरा कि बहुत सारी जगह के ऊपर जैसे प्राइवेट जो गार्ड्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो एक्चुअल में जो हर साल जितने लोग रिटायर हो रहे हैं, तो उतने लोग दोबारा लेने हैं या नहीं लेने हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन है। काफ़ी टाइम हो जाता है वैकेंसी निकले हुए, क्योंकि इसका एक प्रॉपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई हर साल निकलनी है। इस वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन जब भी जैसे ही कोई अपडेट आती है, मैं डेफिनेटली अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करता हूं। दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर आई हर्ड दैट वर्किंग शेड्यूल इन एसबीआई इज़ वेरी हेक्टिक। ये पूछ रहे हैं कि भाई एसबीआई में जो काम का जो प्रेशर है वो काफ़ी हेक्टिक है बाकी बैंकों की बजाय। और काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि जैसे बैंक है, बैंकों के प्रति भी लोगों की यही है कि एक्स-सर्विसमैन की ज़्यादातर सोच यही रहती है कि बैंकों के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। लेकिन दोस्तों मैं खुद आपको बताऊं कि मेरा जो लगभग 6 साल से ऊपर का जो एक्सपीरियंस है बैंक का, काफ़ी बढ़िया है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके बर्डन आपको दिया जाएगा, या आप उस इतना बर्डन दिया जाएगा कि आप सहन ही ना कर सको। इन दोस्तों हम जो भी लोग सेना से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन है बैंकों के अंदर, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आरबीआई हो, आरआरबी हो, या आईबीपीएस हो। तो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके अंदर एक निश्चित आपका एक टाइम है, मतलब कि आपका एक फ़िक्स टाइम है जब तक आप क्लरिकल कैडर में रहते हो कि आपको 7 घंटे ड्यूटी करनी है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी जो भी सेना में नौकरी की है जिसने 15-20 साल, उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसमें कई जगह के ऊपर पब्लिक डीलिंग भी है। तो अगर आप पब्लिक डीलिंग में भी जैसे आप जितना जल्दी सिस्टम को कैच करते हो और जितना जल्दी चीज़ों को सीखते हो, उतना ही आपके लिए काम आसान हो जाता है। ब्रांचों में आप जितनी जल्दी काम कर सकते हो, जितनी जल्दी लोगों को सर्विस दे सकते हो, तो उसी हिसाब से आपका काम आसान हो जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो
बहुत सारे जॉब ऐसे भी हैं कि जिनमें कि इतना बर्डन नहीं है जितना कि बैंक में है। जैसे कि आप एसएससी के जॉब्स में जाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप जाएंगे तो उनमें इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो वहाँ पर उनको अगर कंपेयर करें तो बैंक में काम है, ऐसा नहीं बोल सकते कि काम नहीं है, क्योंकि आप ब्रांचों में पूरे टाइम आपने देखा होगा कि एसबीआई में क्राउड ज़्यादा रहता है तो जो लोग हैं वो घिरे रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसके लिए एक नॉर्मल रूटीन का काम इसमें रहता है। यही वजह है कि एक्स सर्विसमैन बहुत बढ़िया इसमें परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल। उम्मीद है कि इन सवालों के जरिए आपकी जो जानकारी है उसमें इजाफा हुआ होगा, और ऐसे ही कुछ एक इंपॉर्टेंट सवाल हम दोबारा लेके आएंगे। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।